गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरा विषय है, जैसा कि जो टॉपिक चल रहा है कक्षा 11 में पत्रिका तथा लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत तलपट ही चल रहा है। इससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरी भी समझा चुका हूँ, तलपट क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, और शायद 2 क्वेश्चन मैं इसके पहले भी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आज मैं आया हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चीज़ें वही है जो मदें पहले क्वेश्चन में थी या दूसरे क्वेश्चन में थी, आज फिर वही मदें होंगी, क्योंकि व्यापार में नई नई मदें कहाँ से आएंगी। सवाल तो है, ये सवाल है, तो सवाल में तो जो चीज़ें छपी हैं वही है। तो हमें उन चीज़ों को बार बार इसलिए हम आपको करा रहे हैं ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और उसको आप अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है, जो मदें ऐसा नहीं कि पहले सवाल में आ गई तो दूसरे में नहीं आएंगी, या दूसरे में आ गई तो वो तीसरे में भी नहीं आएंगी। कुछ मदें ऐसी होती हैं जो सब में ही चलती हैं, तो वो आपको एक बार में ही समझ लेनी चाहिए कि ये डेबिट में आती है या क्रेडिट में आती है। इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस में फ्लो भी बनेगा। आप उस क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे बिना सोचे समझे। आप सोचेंगे नहीं कि कैश क्या है, कैश आपको याद आ जाएगा एकदम से, उसे जहाँ आती है वहाँ लिख देंगे। मोस्टली हर क्वेश्चन में होती है, तो कुछ मदें ऐसी होती है जिसे आपको याद कर लेनी ही चाहिए और वो प्रैक्टिस से हमें याद हो भी जाती है। जैसे मैं आज के क्वेश्चन लाया हूँ। सबसे पहले इस मद में मद दी है पूंजी खाता। सोचिए अब, क्या पूंजी पहली बार ही आई है? पहले भी आई होगी, लेकिन अब हमने डेबिट किया था या क्रेडिट किया था ये सोचेंगे, या इसके बेस में जाएंगे, आधार में जाएंगे कि भाई कैपिटल होता क्या है। तो कैपिटल पूंजी व्यवसाय का एक दायित्व होता है, व्यवसाय का एक दायित्व होता है, और व्यवसाय के जितने भी दायित्व होते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट ही होते हैं। दायित्व हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो पूंजी भी, कैपिटल भी एक दायित्व है, और दायित्व है इसलिए ये कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा क्रेडिट। कैपिटल अमाउंट दी गई है 6,000। पूंजी क्या होती है? व्यवसाय में स्वयं मालिक द्वारा जो धन निवेश किया जाता है, जो धन लगाया जाता है, वो व्यवसाय के लिए पूंजी कहलाता है। ठीक है, पूंजी एक प्रकार का दायित्व है। आगे है फर्नीचर खाता। तो सारे के सारे दायित्व तो होते हैं क्रेडिट। अब सारी की सारी संपत्तियां क्या होती हैं? मैंने बताया था फर्नीचर एक संपत्ति है, और इसके अलावा भी बहुत सी संपत्तियां होती हैं। तो जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन्हें क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है? बताइए। तो सारी संपत्तियों को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। ठीक है, फर्नीचर भी हमारी एक प्रकार से एक एसेट्स है, एक संपत्ति है। तो संपत्ति होने के नाते फर्नीचर को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट दिया है 850 का। अमाउंट को इस वाली लाइन से मिला के लिखते हैं। अगर लास्ट की अमाउंट है, इकाई का शब्द है, तो इससे मिला के लिखेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह लिखते हैं, ताकि अमाउंट लिखने का एक तरीका यही है। अभी मैं और बताऊंगा, फिर आगे लिखूंगा तो। अभी तो एक ही अमाउंट आई है। उसके बाद है प्राप्त कमीशन। प्राप्त कमीशन जी, कमीशन यदि प्राप्त हुआ है तो वो आपका खर्चा है या आमदनी है, इनकम है? अगर आपको कमीशन प्राप्त हुआ है तो वो खर्चा तो नहीं हो सकता ना। अगर कमीशन ऐसे लिखा होगा कमीशन दिया, कमीशन दिया, तो ये आपका खर्चा है, लेकिन कमीशन प्राप्त हुआ ये आपकी इनकम है। कमीशन जो वर्ड है, हो सकता है आप किसी को कमीशन देते हो, ठीक है, तो वो क्या है? वो तो आपका एक खर्चा है। लेकिन यदि आपको कमीशन अब प्राप्त हो रहा है तो वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपकी इनकम है। और मैंने रूल्स भी बताया था कि जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी डेबिट होते हैं, और जितनी भी प्राप्तियां होती हैं वो सभी की सभी क्रेडिट होती हैं। जरूरी नहीं उसके आगे लिखा हो कि ये डेबिट या क्रेडिट। प्राप्त कमीशन है, इसका मतलब ये आपकी आमदनी है, आपको प्राप्त आय है, और जितनी भी आय होती है वो क्रेडिट में ही जाती है। कमीशन, कमीशन अकाउंट कितना है? 350। अब देखिए 350 से तो 3 इसके नीचे, 5 इसके नीचे, और ये 0 के नीचे और 0। ऐसा नहीं कि इसको कहीं भी लिख दें। इकाई के नीचे इकाई का ही आपका आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई का अंक,
सैकड़े का अंक और 1000 के नीचे 1000 का अंक ही आना चाहिए। ये लिखने का एक तरीका भी होता है और इससे अमाउंट लिखने भी अच्छी लगती है और आगे आपको जोड़ने में भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अमाउंट लिखने का एक तरीका आना चाहिए। आगे है चुंगी खाता। चूँकि मैंने पहले भी बताया था, ये एक स्थानीय कर होता है, स्थानीय टैक्स होता है जो नगर पालिका या नगर निगम द्वारा लगाया जाता था। जब दूसरे शहर से माल किसी दूसरे शहर में एंटर होता था तो उसकी नगर पालिका या नगर महापालिका इस कर को लगाती थी। ये कर अब खत्म हो चुका है। तो चुंगी कर मतलब चुंगी खाता, चुंगी दी होगी तो ये क्या है हमारी, ये हमारा एक खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। इसको लिखते हैं ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय कितना है, चुंगी खाता 115 रुपये, 115 रुपये। आगे है व्यापार खर्च खाता। बिल्कुल स्पेशल इसके आगे लिखा है कि खर्च खाता, और जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, सभी खर्चे होते हैं डेबिट। तो इसे कहाँ पहुँचाएंगे, डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट में EXP लिख सकते हैं आप इसको, अकाउंट। व्यापार खर्च खाता दिया है 460, 460। ओके, आगे है क्रय खाता, परचेज अकाउंट। तो आपने जनरल में परचेज को क्या किया है, हमेशा परचेज, हमेशा जब माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो परचेज एक माल खाता है, यानी हमारे पास माल आता है जिसे हम परचेज बोलते हैं। तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। यह एक वास्तविक खाता है, यानी एक संपत्ति का खाता है, क्योंकि इसमें हमें स्टॉक यानी उस माल की प्राप्ति होती है। तो परचेज हमेशा आपने क्या किया है, क्या होगा, डेबिट। इसे लिखेंगे परचेज अकाउंट। क्रय खाता इसमें दिया 9650 रुपये, 9650। ठीक है, 9650 को लिख देते हैं इधर को ऐसे करके। अब देखिए 1000 के ऊपर कोई शब्द नहीं आया अब तक, कहाँ आया, नहीं आया। तो 9 के ऊपर अभी तक कोई संख्या नहीं बन रही है। बाकी ये सैकड़ा है तो इसके नीचे सैकड़े के लिख रहे हैं, और बाकी के इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई ही लिखी जानी चाहिए। अमाउंट इस तरह जोड़ने में भी दिक्कत नहीं होती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो परचेज हमारा संपत्ति खाता है, माल आता है, इसलिए हमेशा आप जनरल में भी डेबिट करते हैं। आगे विक्रय खाता, सेल्स अकाउंट। सेल्स को हमेशा क्या करते हैं, सेल्स हमारे पास से माल जाता है तब सेल्स बोलते हैं, बिकता है तो सेल्स अकाउंट जनरल में हमेशा आपने क्या की है, डेबिट या क्रेडिट लिखते हो ना हमेशा। तो सेल्स अकाउंट यानी सेल्स जो होती है वो हमेशा क्रेडिट ही होती है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट दी गई है 12,870, तो 12,870। ठीक है, अब है क्रय वापसी और विक्रय वापसी। तो वापसियाँ यानी जो माल खरीदा जाता है उसे वापस भी किया जा सकता है, और जो माल बेचा गया है वो हमारे पास वापस भी आ सकता है। तो वापसियाँ दो प्रकार की हैं, क्रय वापसी और विक्रय वापसी। तो वापसियाँ, इस सेंटेंस को मेरे आप याद रखिए कि वापसियाँ जो वापस आता है माल, रिटर्न्स, दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की क्रय वापसी और विक्रय वापसियाँ। और आपको याद रखना है क्या, कि वापसियाँ हमेशा क्या होती है, उल्टी होती हैं। वापसियाँ हमेशा उल्टी होती हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि परचेज यदि इधर आया है तो परचेज रिटर्न इधर आएगा, और यदि सेल्स इधर आया है तो सेल्स रिटर्न इधर आएगा। तो क्या हो गया, वापसियाँ उल्टी हो गई। यानी कि अगर यहाँ परचेज है तो आप परचेज रिटर्न यहाँ नहीं लिखेंगे, कभी परचेज है इधर तो आप इधर परचेज रिटर्न भी लिख दें, या सेल्स इधर है तो आप इधर सेल्स रिटर्न ही लिख दें। ऐसा नहीं है, सेल्स इधर है तो सेल्स रिटर्न इधर आ गई, परचेज इधर है तो परचेज रिटर्न इधर आएगा। तो सबसे पहले दिया परचेज रिटर्न, क्रय वापसी खाता। तो परचेज इधर है तो वापसी उल्टी होती है, इसलिए परचेज रिटर्न इधर आएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज उधर, परचेज रिटर्न इधर, 350। अब दिया है विक्रय वापसी खाता।
तो विक्रय वापसी सेल्स उधर, सेल्स रिटर्न इधर, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न में आएगा हमारे 620, ठीक है। वापसियां उल्टी होती है। अब आया लेनदार और देनदार, इसको भी आप समझिए। उधार सब आप समझते हैं, जब माल को उधार या बेचा जाता है या खरीदा जाता है। व्यवसाय में दो प्रकार के लेन देन होते हैं, नकद और उधार। तो उधार बेचा भी जा सकता है और उधार खरीदा भी जा सकता है। तो उधार खरीदने बेचने से इनका जो भुगतान होता है वो भविष्य पर निर्भर करता है, कि भविष्य की तिथि पर किसी पर निर्भर करता है। तो यदि जब उधार माल बेचा जाता है, उधार माल की बिक्री की जाती है, तो जिन व्यक्तियों से भविष्य में पैसा प्राप्त करना है तो वो देनदार कहलाते हैं। और यदि आपने उधार माल खरीदा है किसी से तो वो व्यक्ति लेनदार कहलाते हैं, ठीक है। देनदार इनसे आपको पैसा लेना है और इन्हें आपको पैसा देना है, ठीक है। इनसे पैसा लेना है और इन्हें पैसा देना है। तो पैसा लेना है तो ये क्या है, पैसा लोगे आप किसी से तो हमारी संपत्ति होगी ना। हम किसी से पैसा मिलने वाला है तो वो हमारी संपत्ति है, क्योंकि उससे पैसा प्राप्त होगा हमारे एक तरह से। तो देनदार जो व्यक्ति है जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमारे देनदार हैं। देनदार है वो हमें देंगे, लेनदार है ये हमसे लेंगे, ठीक है। शब्दों को थोड़ा उल्टा है, लेना है तो देनदार और देना है तो लेनदार कहते हैं। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है वो देनदार व्यवसाय की संपत्ति है, क्योंकि पैसा लेना होता है, और देनदार व्यवसाय के दायित्व होते हैं, क्योंकि उनको पैसा भविष्य में देना होता है। तो सबसे पहले इसमें लेनदार ही दिए हैं। लेनदार क्या होंगे, क्रेडिट, क्रेडिटर्स बोलते हैं इसको, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्योंकि जिन व्यक्तियों से आपने उधार माल खरीद लिया तो उन्हें फ्यूचर में पैसा तो देना है ना, और पैसा देना होता है तो आपके ऊपर बोझ आ गया, दायित्व बन गया, और दायित्व बनता है तो इसलिए उसे क्रेडिट करते हैं। 2720, 2720। उसके बाद है देनदार, जिन व्यक्ति को उधार माल बेचा है तो वो यहाँ आएंगे डेटर्स, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में है 4960, 4960 ये हमारी संपत्ति कहलाएगी। आगे है कैश अकाउंट। कैश क्या है, क्लियर है, नाम से पता चल रहा है ये हमारी एक संपत्ति है। तो कैश हमेशा डेबिट है। तलपट में 3240, 3240 तलपट में हमेशा कैश डेबिट होती है। जनरल में तो डेबिट क्रेडिट दोनों होती है, क्योंकि यहाँ इसको संपत्ति माना जाता है। आगे है प्राप्य विपत्र खाता। प्राप्य दो शब्द होते हैं, एक होता है प्राप्त और दूसरा होता है प्राप्य। तो प्राप्त और प्राप्य में क्या अंतर है ये समझिए। प्राप्त का मतलब होता है जो वास्तव में प्राप्त हो चुका है, और प्राप्य का मतलब होता है जो भविष्य में हमें प्राप्त होने वाला है। तो प्राप्य के साथ शब्द लिखा है विपत्र। तो ये जो व्यक्ति होते हैं लेनदार, यदि ये हमें लिखित में कोई डेट दे देते हैं कि हम आपका उस डेट में पेमेंट कर देंगे, उस डेट में भुगतान कर देंगे, यदि ये लिखित में अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो जो लिखित में इन्होंने स्वीकृति दी है वो क्या कहलाती है, वो प्राप्य विपत्र कहलाती है। यानी देनदार जब लिखित में आ जाते हैं, एक डेट दे देते हैं कि इस डेट में भुगतान करेंगे, इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वो देनदार ना कहलाकर प्राप्य विपत्र कहलाते हैं। इन दोनों का स्वरूप एक ही है। ये उधार माल बेचा जाता है, ये उधार माल बेचा जाता है। ये लिखित में नहीं होते, ये लिखित में होते हैं। और प्राप्य विपत्र का उल्टा देय विपत्र भी होता है, जो जिनको हम लिख के देकर स्वीकार कर लेते हैं कि भाई इस डेट में हम आपका पेमेंट करेंगे। तो ये भी हमारी एक संपत्ति है, इसे बिल्स रिसीवेबल बोला जाता है, यानी BR लिखते हैं इसको शॉर्ट में। यानी विपत्र का मतलब त्रिपत्र से है। विपत्र का मतलब एक त्रिपत्र से है जिस पर वो डेट लिखी है जिस डेट पर देनदार ने भुगतान करना स्वीकार किया है कि इस डेट में हम भुगतान कर देंगे। तो ये भी देनदार की भांति ही डेबिट होते हैं, और ये दे रखे हैं 1200 रुपये। आगे है यात्रा व्यय, खर्चा है तो डेबिट में ही आएगा, ज़्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस
अकाउंट यात्रा व्यय है 320 रुपये। उसके बाद है बट्टा, बट्टा डिस्काउंट, ठीक है, बट्टा डिस्काउंट। यहाँ पे केवल बट्टा खाता दिया है। छूट डिस्काउंट दो प्रकार की होती है। छूट जिसको बोलते हैं जो हम किसी को देते हैं या हमें कोई देता है छूट, तो जब हम किसी को देते हैं तो ये हमारा नुकसान है। इसमें केवल बट्टा लिखा है तो ये हमारा एक तरह से यही माना जाएगा कि ये डिस्काउंट हमने किसी को दिया होगा, डिस्काउंट अकाउंट। इसलिए ये खर्चा है व्यवसाय का 155। देखिए अमाउंट पे किसी चीज में लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि मैं इसको कहीं भी लिखूं। आगे वेतन, ये भी व्यवसाय का एक खर्चा है, तो इसे भी डेबिट में ही लिखा जाएगा। सैलरी अकाउंट 730, ठीक है। अब सब कंप्लीट हो गया, टोटल लगा लेते हैं और टोटल के नीचे वाली में 2 लाइनें खींचते हैं और आमने सामने ये टोटल की लाइनें आनी चाहिए, टोटल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी इसको लगा देते हैं। टोटल करके देख लेते हैं। 0 17 2 9 असले 17 2 9 असले और यहाँ है 12 13 14 15 और 22 2 2 में 4 22 असले यहाँ 22,290 22,290, ठीक है। इधर का भी आप टोटल लगा लेना, इधर का भी टोटल 22,290 भी आएगा यदि ये सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये मैं क्वेश्चन लाया, ये भी वैसा ही है, पिछली क्वेश्चनों की भांति ही ये कुछ होगा। तो इसमें हमें समझना है, मैंने समझाया कि कौन सी मल डेबिट में जानी चाहिए थी, कौन सी मल क्रेडिट में जानी चाहिए थी, उसके हिसाब से ये तलपट बन के तैयार हुआ है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए